मोदी जी के लिए आपके यहाँ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जा रही है और कहा जा रहा है, तो सबसे पहले ये क्या है और क्यों है? मतलब वैसे तो हम देखते हैं कि भारत जो है वो कई जगह पे बहुत सक्सेसफुली बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो जाती है, डिफरेंट कंट्रीज में सब कुछ हो रहा है, फिर आके आखिर क्या जरूरत पेश आ गई कि इस किस्म का जो है वो इस किस्म की बात जो है वो पार्लियामेंट में की जा रही है? देखिए, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक टैक्टिक्स है, बिकॉज इसमें कुछ होना नहीं है। गवर्नमेंट तो उनकी बचेगी क्योंकि उनके पास 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिरना ही है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर इसमें जो विपक्ष है वो ये चाहता था, विपक्ष यानी अपोजिशन पार्टी, वो ये चाहती थी कि मोदी गवर्नमेंट को मणिपुर के मुद्दे पे उनसे बात की जाए, और मणिपुर पे वो चर्चा करने को जिस तरीके से ये चाहते थे, क्या नाम है आपका, अपोजिशन वाले, वो उस तरीके से चर्चा नहीं कर रहे थे। तो इसी मणिपुर के मुद्दे को लेते हुए गौरव गोगोई हैं, वो लोकसभा सांसद है असम से। तो असम यानी कि वही नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, उनमें से एक जो है वो असम भी है। तो उन्होंने रूल 198 जो बिजनेस ऑफ प्रोसीजर फॉर लोकसभा है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। आपको समझना पड़ेगा ना, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। और उसमें उसकी कंडीशन ये होती है कि जब गौरव गोगोई जी अगर ऐसा कोई मोशन लाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पे, तो उनके साथ 50 और जो उनके सांसद होंगे उनका सिग्नेचर चाहिए होगा उस मोशन पे। उनको वो 50 लोग भी मिल गए हैं। तो ये 9 और 10 अगस्त को इस पे बहस होगी। इसमें जो ये हैं, क्या नाम है, प्रधानमंत्री मोदी, वो 10 तारीख को विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब देंगे। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता इसलिए है क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं दिखाते हो, तो आप ये कहते हो गवर्नमेंट से कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं, बिकॉज की गवर्नमेंट जो है ना, 2 तरीके की होती है डेमोक्रेसी में। एक होती है रिस्पॉन्सिबल और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होती है उसके पास जो है ना वो पावर नहीं होता, उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो एक राजा होता है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लोग होते हैं ये जनता के नुमाइंदे तो होते हैं, लेकिन इनके ऊपर नॉर्मली एग्जीक्यूटिव जो होता है, यानी राजा जो है, वो उनकी बात को माने या ना माने वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। तो दे आर रिप्रेजेंटेटिव बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब रिस्पॉन्सिबल वो होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और डेमोक्रेसी में जब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा, टू द इलेक्टेड हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि वही कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के विल ऑफ द पीपल का। तो दिस इज द वे, दिस इज द रीजन कि उन्होंने आर्टिकल 73 रीड विद द रूल 198 ऑफ द बिजनेस फॉर द रूल ऑफ लोकसभा, उसको लेकर के इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाए हैं। और दे वांट टू हैव अ डिबेट ऑन मणिपुर इश्यूज, कि मणिपुर में जो हुआ वो आपको पता ही है, मैतेई और अन्य समुदाय के बीच में। तो दिस इज द रीजन, इसलिए इसको लाया गया। एक चीज और मुझे बताइएगा अभिषेक जी कि आपके यहाँ हमने देखा है कि डेमोक्रेसी जो है काफी स्ट्रांग रही है। पाकिस्तान में तो जाहिर है बिल्कुल भी नहीं रही। शुरू से हमने देखा कि कहीं ना कहीं एजेंसीज और फौज जो है वो इंटरफेयर करती रही। तो क्या वजह है कि भारत में डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग रही और कभी भी इमरजेंसी, एक बार जरूर इमरजेंसी लगी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और लेकिन बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वजह है कि आप लोगों ने उसको, आप कैसे उसको मैनेज कर पाए? कि आपको लगता है कहाँ पे पाकिस्तान से गलती हुई कि यहाँ पे नहीं वो चीज रही? पाकिस्तान से कहीं गलती नहीं हुई, पाकिस्तान ही गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी को आरजू जी समझना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के लोग डेमोक्रेसी किसको समझ रहे हैं। आप डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाने को समझ रही हैं, ये जो गवर्नमेंट आती है इलेक्टेड, इसको आप समझ रही हैं ये डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये गवर्नमेंट जरूर है इलेक्टेड, बट ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज एन एंटीथेसिस ऑफ थियोक्रेसी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम जो है वो
होली कुरान और सुन्ना हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब आपका होली कुरान और सुन्ना कॉन्स्टिट्यूशन है तो होली कुरान में तो डेमोक्रेसी की व्यवस्था नहीं दी गई है। होली कुरान और सुन्ना से सऊदी अरेबिया भी चलता है, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन होली कुरान और सुन्ना है। तो क्या वहां डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पावर है वो आती है लोगों से, पॉपुलर सॉवरेनिटी से। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑल माइटी अल्लाह, जबकि बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वी द पीपल ऑफ, ये वो कहते हैं कि हमने ये बनाया। सो आप डेमोक्रेसी जिसको कह रही हूँ डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप कह रही हैं कि हम इस्लामिक हैं और फिर आप कह रही हैं हम जमहूरिया, ये कैसे हो सकता है? आप अगर जमहूरियत के थ्रू इस्लामिक रूल लाना चाहती हैं तो आप मजाक उड़ा रही हैं इस्लाम का भी और जमहूरिया का भी। क्योंकि जमहूर तो तब आएगा जब आपके यहाँ पे रिलीजन लोगों का पर्सनल मैटर होगा। जमहूर की जो शुरुआत है, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेशन ऑफ दी, आप क्या ऐसे कह लें, सेपरेशन ऑफ दी मॉस्क फ्रॉम द कुरान, सेपरेशन ऑफ दी उलेमास फ्रॉम द कुरान। क्योंकि ये जो पावर उलेमा आपके और काजी और मुफ्ती एक्सरसाइज करते हैं वो पावर बेसिकली आपके पार्लियामेंट में होनी चाहिए, आपके जुडिशरी में होनी चाहिए। तो आपका दो सेंटर ऑफ पावर कैसे हो जाते हैं? पॉइंट ये है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। डेमोक्रेसी की कंडीशन सुन लीजिए। नंबर 1, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। आप क्या एवरी ह्यूमन बीइंग इक्वल है? नहीं है भाई। आप खुद कहते हो उसमें कि भाई काफिर नॉन काफिर में आपके पासपोर्ट में कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, हिंदू को जो है वो दर्जा नहीं देंगे। कोई बराबर नहीं है आपके यहाँ पे। जो माइनॉरिटी राइट्स है वो लिखा है कि माइनॉरिटी राइट्स उतना ही मिलेगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू आ सकता है। भाई ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ जिसे कहते हैं आप गवर्नेंस, गवर्नमेंटल पार्टीज, नो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। भाई आप डेमोक्रेसी से क्या अचीव करना चाहते हो? आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी से शरिया अचीव करना चाहते हैं। भाई डेमोक्रेसी का पर्पस है वेलफेयर स्टेट। डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई अपने घर में बुद्ध को पूज रहा है, कि वो अल्लाह मियाँ को पूज रहा है, कि भगवान श्री राम को पूज रहा है, वो किसको पूजा, इससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है। आप क्या, तो स्टेट जो है वो कर रही है कि पीएचडी करना है तो पहले कुरान की वो हाफिज करो, कुरान का एग्जाम दो। आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ सकती बिकॉज जिसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल, आप क्या पे आपने लोगों को इस तरह का कर दिया है कि जब तक हमारे पास जो है वो शरिया लॉ नहीं लगेगा तब तक हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। आप क्या पे लोग डेमोक्रेसी को हेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी सारी समस्याओं का निवारण जो है वो शरिया लॉ में है। आप अभी एक जाकर के वो कर लीजिएगा स्ट्रीट पोल कि भाई डेमोक्रेसी में आपको क्या चाहिए, शरिया लॉ चाहिए या पार्लियामेंट से बना हुआ लॉ चाहिए? सब कहेंगे शरिया लॉ चाहिए। तो जब शरिया लॉ है वहां पे तो आप डेमोक्रेसी कहां से आएगा आपके यहाँ पे? डेमोक्रेसी मीन्स फ्री इकोनॉमी, फ्री पीपल, फ्री सोसाइटी। डू यू वांट अ फ्री सोसाइटी? आप क्या फ्री सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर सकते? तो आप बस लास्ट सेंटेंस बोल दो। डेमोक्रेसी को आपने जो मैकेनिज्म को आप डेमोक्रेसी समझ रही है, डेमोक्रेसी आउटकम होता है, डेमोक्रेसी गोल होता है, मैकेनिज्म नहीं होता है उसका कि जो अब जैसे जगह समझ ले। सेक्युलरिज्म जो है वो तो चाइना में भी है मगर चाइना किसी रिलीजन को नहीं मानता। इंडिया में भी सेक्युलरिज्म है, वो हर रिलीजन को मानते हैं। तो सेक्युलरिज्म को रिलीजियस न्यूट्रलिटी नहीं कहते हैं। आपके यहाँ पे बहुत फंडामेंटल फ्लॉज हैं इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये सबसे बड़ा ब्लास्फेमी है कि आप कह रहे हैं कि आपके कंट्री का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। दिस इज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट इंसेनिटी। कोई ये कहे कि हम इस्लामिक भी हैं और उसके बाद ये कहे कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हैं, नहीं हो सकता ये। जी सही, बिल्कुल। लेकिन सर खैर बहुत सी चीजें मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, लेकिन बहरहाल हर कोई सर शरिया लॉ नहीं चाह रहा, ये भी एक फैक्ट है पाकिस्तान में।
कहने के लिए होगा, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी जो है वो शरिया लॉ की तरफ जा रही है। काफी डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, कुछ लोग होंगे जरूर ऐसे जो ये बात करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर रहा। लेकिन सर साथ साथ भारत की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ जो सक्सेस मिली डेमोक्रेसी को, आपकी फौज ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। ये भी हमारे यहाँ फौज भी बार बार आती रही और इस वजह से भी डिस्टर्बेंस रही। तो ऐसा आप लोगों ने किस तरह से मैनेज किया कि फौज जो है वो एक साइड पर रहे, या जो फौज का काम है उधर तक ही रहे? देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नहीं आई है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हजारों साल से थी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम कब से कह रहे थे एकम सद बहुधा विप्राह वदंती। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? वेलफेयर स्टेट। हम कब से कह रहे थे कि राजा का धर्म होता है प्रजा की वेलफेयर करना। आप चाणक्य की किताब पढ़ लें, आप वेद पढ़ लें, हर जगह लिखा हुआ है कि राजा का धर्म है कि वो प्रजा की सेवा करे। राजा जो है वो अपनी प्रजा की जो अर्जित किए हुए धन पे इंजॉय करने के लिए नहीं बना हुआ है। तो आपके यहाँ पे दिक्कत यह है कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, मगर अथॉरिटीज ऑफ द पावर दो हैं। टू नेशन थ्योरी को बचाने के लिए आपकी आर्मी जो है वो ये क्लेम करती है कि हम जब तक हैं तब तक पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? टू नेशन थ्योरी। जो आपके पॉलिटिकल पावर्स हैं वो क्या होते हैं कि वो लोगों से कहते हैं कि भाई हम आए हैं, अब हम अपने हिसाब से टू नेशन थ्योरी को लिक्विडेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब इसका ये आउटडेटेड हो चुका है। यही बात तो कह दी थी नवाज शरीफ ने, उनको अलग कर दिया। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है उस पे एक समरूपता नहीं। आप कह रही हैं, अभी आप ही नहीं कह दिया कि सर सब लोग शरिया नहीं चाहेंगे और सब लोग वो भी नहीं चाहेंगे, क्या नाम है वो, पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी, बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि आप अगर खुद देखें कि आपके यहाँ पे शरीयत कोर्ट्स है, आपके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो वो इस्लामिक कोर्ट्स भी हैं भाई। आप अपना आर्टिकल 175 175A देखें, आपके यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट है। आप समझ रही हैं? अब आपको अब और क्या चाहिए आपको, बताइए। इस्लामिक कोर्ट अब आप रखेंगे तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से इसको वो बना लेंगे, जिसे कहते हैं कि वो आपका पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है इस्लामिक प्रोविजंस रिलेटिंग टू द होली कुरान एंड कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। तो आपके यहाँ पे जो ये कहते हैं ना कि हम कभी भी उनको वोट नहीं देते, क्या नाम है, मौलाना मुफ्तीज को, हम तो उनको हरा देते हैं। भाई क्यों देंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका वही बनाता है। वो तो तब देना जब कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ और बन के आए। मौलाना और मुफ्ती को पता है कि ये जो है इसकी पावर मेरे सामने कुछ नहीं है। वो तो बल्कि इनको कहता है तुम जाओ रूल करो, लेकिन ताकत तो मेरे पास है सारी। तो वो अगर कुछ खराब होता है तो कहता है ये सब तुम्हारे हुक्मरान दोषी हैं। वो सारी के सारा मलबा फोड़ देगा हुक्मरान पे, पॉलिटिशियन पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कहीं वो मलबा नहीं फोड़ेगा। वो तो उसने शराड क्रिएट किया हुआ है। ही इज एंजॉयिंग द पावर। और उसके बाद जो है आपको जूते खाने के लिए, गाली खाने के लिए बेचारे पॉलिटिशियंस आप क्या पड़े हुए? पावर है उनके पास, वो कुछ कर सकते हैं, वो कोई रिफॉर्म ला सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग अपनी मिट्टी से जुड़े थे। आर्मी को कुछ नहीं बताना, आर्मी का एक ही चीज बचानी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत की सीमाओं की रक्षा। उनको पता है, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको कोई आइडियोलॉजी को सेव नहीं करना। उनकी एक आइडियोलॉजी है, भारत की सीमाओं की रक्षा करना। ये एकमात्र उनका काम है। उनको पता है भाई। और कल को अगर उनको पॉलिटिक्स में आना है तो वो रिजाइन कर देंगे और आ जाएंगे, इलेक्शन लड़के वो जीत जाएंगे। कई हमारे यहाँ पे ऐसे पॉलिटिशियन है जिनका मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है, कैप्टन है, मेजर है, वो लोग आते हैं अपना इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन आपके यहाँ दिक्कत ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से दो पावर सेंटर है। आर्मी कहती है कि सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना हमारी ड्यूटी नहीं है, टू नेशन थ्योरी को भी हमें जिंदा रखना है। क्योंकि अगर टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई तो फिर हम सुरक्षा किससे करेंगे? अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मतभेद ही खत्म हो गया तो भाई आर्मी बिकम्स यूजलेस ना। आप समझ रही हैं? जी। टू नेशन थ्योरी तो उनके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और जो आपकी गवर्नमेंट है, ये बेचारी, ये नाम निहात की ये जो गवर्नमेंट है, सारा इस्लामिक काउंसिल आपके पास है, शरीयत कोर्ट आपके पास है, आपके पास है अलग से मौलाना मुफ्तीज का वो मदरसा स्कूल चल रहा है। इनके पास क्या पावर है? इन बेचारों के पास। इनको गालियां भी देते हो। मैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को सल्यूट करूंगा कि इतनी टफ केस में भी वो कम से कम डेमोक्रेसी की छोटी सी जो भी वो लॉ है वो जला के रखे हुए। हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल ऐसा है सर। लेकिन मैं इसीलिए ये बात डिस्कस करती हूँ और किया करती हूँ कि कोई तो यहाँ पर सुने और इस बात को समझे कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं और कहाँ से हमें ठीक करने की जरूरत है। सर राहुल गांधी एक बार फिर, जी। मैं आपको 2 लाइन में इसका आंसर बता देते कहाँ आप गलत जा रही हैं।
आपको करना पड़ेगा जो यूरोप ने किया, जिसका नाम है सेक्युलराइजेशन। आपको पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द होली बुक नीड्स टू बी सेपरेटेड, एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट मिलेगी वो शक्तिशाली गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उसके बाहर कोई गवर्नमेंटल पावर नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण ही तब होता है। यूरोप आप पढ़ लें किताबें, मैं आपको दसियों बता दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ये कौन सोचा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट लाओ, ये बना जिसको आप कहते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, इसी को सेक्युलराइजेशन कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट क्या है? दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द बाइबल, और जब वो पॉलिटिकल पावर निकल जाती है तो उसका जो रिजल्ट आता है वही होता है पॉलिटिकल स्टेट। आपको यही करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगी आरजू जी, आप लिखवा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख के आएगा कि द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंटल पावर और द पॉलिटिकल पावर ऑफ द पाकिस्तान इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तब आपके यहाँ पे चीजें बात होंगी। जिस दिन ये लिखा आएगा कि द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर एब्सोल्यूट एंड द ओनली वे दे कैन बी डिसलॉज्ड आर द एग्जामिनेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द जुडिशियल रिव्यू on the ground of the violation of the fundamental right or exceeding their constitutional authorities, बस इन्हीं दो ग्राउंड पे। बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई में ये होना चाहिए। लेकिन हम अगर बात करें राहुल गांधी की, सर, राहुल गांधी एक बार फिर पार्लियामेंट में आ गए हैं, और कैसे देख रहे हैं आप उनकी वापसी को? खुश हैं, डेमोक्रेसी है, देयर शुड बी एवरीवन। देखिए भाई, वो देखिए इमरान खान साहब को भी जेल हुई, राहुल गांधी साहब को भी सजा हुई, मगर राहुल गांधी साहब के में और इमरान खान साहब के में अंतर यह है कि मुझे ये पता था कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी है। राहुल गांधी जी को अपना पूरा जो है अपील और न्याय की जो प्रणाली है उसमें बात करने का मौका मिलेगा। और उनको चूंकि एक कोर्ट ने ही उनको कन्विक्ट किया था, दूसरी कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया है, तो राहुल गांधी जी का स्वागत है। और जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्षियों की भी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी 15 से 19% लोगों की आवाज है। तो भारत के 15 से 19% लोग जो हैं उनकी आवाज को न सुना जाए, ये तो कोई भी डेमोक्रेसी में नहीं चाहेगा ना। तो 15 से 19% को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वाई नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। वो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है, और थोड़ा बहुत तड़का भी लग जाता है उनके आने से। एक वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी में मोदी जी उनके आनंद ले लेते हैं, तो ठीक है। मुझे वो इमेच्योर पॉलिटिशियन लगते हैं, उनसे अच्छी मुझे सोनिया जी लगती है। मैडम सोनिया जो हैं, श्रीमती सोनिया गांधी, वो उनसे बेहतर पॉलिटिशियन है। अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत खराब है, वरना मैं राहुल गांधी जी को सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। उनके अंदर उनको कुछ नहीं पता है, उनको ABCD नहीं पता है भारत के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सिस्टम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। बट सोनिया गांधी वाज जेम, उनको पता था। लेकिन सर वो स्टेटमेंट्स बड़े मजेदार किस्म के देते हैं। उनके अक्सर कई बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे बड़ी फैली होती हैं, जो मैं अक्सर उठा के भेजा फ्राई में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, और उस पर बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन खैर, हमारा मकसद उनकी कोई इंसल्ट करना नहीं होता, बल्कि हम वैसे ही उनकी बात पे हंस रहे होते हैं, जैसे हम इमरान खान या बिलावल भुट्टो हमारे अक्सर इस किस्म की बातें करते हैं। बल्कि इनको कंपेयर भी बहुत किया जाता है सर भारत में, कि हमारे पास भी मतलब बिलावल भुट्टो है, उनको भी यही कहा जाता है, पप्पू कहा जाता है, और इनको भी पप्पू कहा जाता है। तो सर आपके ख्याल से वाकई में दोनों में